प्लेटफॉर्म करियर मेकिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। मैं चंद्रभान सारण आज आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये दोनों क्लासें हमारी बेसिक से रिलेटेड थी और हमारी लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर बेसिक के बारे में अध्ययन किया था। उस बेसिक में हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में ब्रीफ अध्ययन किया था। तो आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो स्पीच का संक्षिप्त अध्ययन करने के पश्चात हमने सेंटेंस के बारे में भी पढ़ा था और सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस जिसमें कुछ कहा जाता है, दूसरा सेंटेंस जिसमें कुछ पूछा जाता है। जिसमें कुछ कहा जाता है, इसमें टू से का काम किया जाता है, वो असर्टिव आते हैं और असर्टिव के 2 भाग होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और जिसमें कुछ पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव आते हैं और इंटरोगेटिव के 2 भाग होते हैं, वो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होते हैं। और इससे पॉजिटिव में कैसे वाक्य आते हैं, नेगेटिव में कैसे वाक्य आते हैं, इंटरोगेटिव के जो आपका ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड भाग है उनमें किस प्रकार के वाक्य आते हैं, उनके बारे में हमने संक्षिप्त अध्ययन किया था। और आज हम उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और जो हमने फॉर्मूला किया था उन 4 प्रकार के वाक्यों का, उन फॉर्मूला के बेसिक एलिमेंट जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट थे वो क्या होते हैं, उनके बारे में विस्तार से आज अध्ययन करेंगे। हमारा जो सबसे बेसिक एलिमेंट है उस फॉर्मूले का वो है हमारा सब्जेक्ट। तो ये जो सब्जेक्ट जो टर्म है, सब्जेक्ट जो शब्द है, इसका तात्पर्य वैसे तो एक विषय भी होता है, तो पर एक ग्रामेटिक लैंग्वेज में इसका तात्पर्य होता है एक डूअर ऑफ एन एक्शन वर्ब, एक किसी क्रिया का कर्ता, मतलब जो एक्शन है, जो काम है, उस काम को करने वाला, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ए डूअर ऑफ एन एक्शन वर्ब, एक जो क्रिया है उसको करने वाला, मतलब एक क्रिया जो जिस कर्ता के द्वारा की जाती है, जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। वही क्रिया का कर्ता होता है, किसी क्रिया को करने वाला। जैसे हम एक उदाहरण दे तो जैसे हमारा वाक्य है कि मोहन प्लेज हॉकी, मोहन प्लेज हॉकी। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है इसके बारे में पता लगाना है, हमें सीधे क्रिया से पूछना पड़ेगा कि प्लेज खेलना, खेलने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है। आपका जवाब होगा मोहन। तो मोहन हमारी जो इस क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता है, इस क्रिया का कर्ता मोहन है, तो मोहन हमारे इस वाक्य का सब्जेक्ट है। इसी के बाद तो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस में जो दूसरा जो सबसे बेसिक एलिमेंट है वो है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब उसे कहते हैं जो स्टेट ऑफ एन एक्शन वर्ब, जो हमें किसी जो एक्शन वर्ब है उसकी स्थिति को बतलाने का काम करती है, वो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो स्टेट ऑफ एन एक्शन वर्ब, स्टेट ऑफ एन एक्शन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की स्थिति बतलाती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो मुख्य क्रिया की स्थिति बतलाती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे एक वाक्य लिखते हैं हम, राम इज प्लेइंग हॉकी, राम इज प्लेइंग हॉकी। तो इसमें जो इज है वो ये बता रहा है कि जो मुख्य क्रिया है वर्तमान काल में हो रही है। तो हमारा जो इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और हमने पढ़ा है कि हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया की स्थिति बदलने का काम कर रही है। इसमें हमारी मुख्य क्रिया प्ले है और प्ले का काम, ये खेलने का काम है, जो खेलने की जो क्रिया है वर्तमान काल में हो रही है, ये बताने का काम हमारी ये इज कर रही है और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में हमारा जो ग्रामर का बेसिक एलिमेंट आता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला आता है, उसमें हमारा बेसिक एलिमेंट आता है मेन वर्ब। और ये जैसा कि मैंने कल ही आपको बताया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है ग्रामर का, और हम ग्रामर में इसका करेक्ट यूज ही सीखते हैं, इसका हमें करेक्ट यूज सीखते हैं और इसी से ग्रामर बनेगी। तो मेन वर्ब का होता है एन एक्शन, एन एक्शन एक काम, एक क्रिया, विच इज डन बाय ए डू,
एक क्रिया जो किसी कर्ता के द्वारा की जाती है, वो क्रिया जो कर्ता के द्वारा की जाती है वही मेन वर्ब की कैटेगरी में आती है। तो हमारा इसी वाक्य का उदाहरण ले सकते हैं कि राम इज प्लेइंग हॉकी। तो आप मुख्य क्रिया प्ले, प्ले का काम कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। राम के द्वारा किए जाने वाली क्रिया ही हमारी मेन वर्ब होती है। तो इसमें हमारे जो हम जो पूछेंगे एक्शन, एक्शन से एक्शन इसमें प्ले, और प्ले का काम कौन कर रहा है? तो राम। तो हमारी डेफिनेशन की एन एक्शन व्हिच इज डन बाय ए डूअर, एक क्रिया जो किसी कर्ता के द्वारा की जाती है, तो वो हेल्पिंग मेन वर्ब की कैटेगरी में आती है। और उसके बाद में हमारा जो बेसिक एलिमेंट था वो था हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वही होता है ए वर्ड विच आंसर्स, एक शब्द जो हमें उत्तर देता है व्हाट एंड हु, व्हाट एंड हु, एक शब्द जो हमें व्हाट एंड होम का उत्तर देता है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। जैसे व्हाट एंड होम को इंग्लिश में हिंदी में बोल सकते हैं क्या तथा किसे। जैसे कोई वाक्य है उसमें हम क्या तथा किसे का उत्तर मिल रहा है, वो क्या तथा किसे का उत्तर देने वाला शब्द वही ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो हम इसी में देख सकते हैं कि राम इज प्लेइंग हॉकी। तो राम इज प्लेइंग व्हाट, राम क्या खेल रहा है? तो क्या का उत्तर में क्या मिल रहा है? हॉकी। तो हॉकी क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। और जैसे दूसरा वाक्य लिख दे कि टीचर टीच स्टूडेंट्स, टीचर टीच स्टूडेंट्स, शिक्षक है विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। वापस पूछिए कि शिक्षक किससे पढ़ाते हैं? किससे का उत्तर मिल रहा है? हमारा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हमें एक परिभाषा समझ में अच्छी प्रकार से आ गई तो कि वे शब्द जो हमें क्या तथा किससे का उत्तर देते हैं वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। एलिमेंट है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त अध्ययन कर लिया है और अब हम उनके विस्तार से अध्ययन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारा जो कर्ता है किसी क्रिया का, तो क्रिया का कर्ता है, वो क्रिया का कर्ता आपका दो प्रकार का हो सकता है। वो या तो सिंगुलर हो सकता है, या तो आपका सिंगुलर हो सकता है, और या आपका प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर हमारा कर्ता है वो है हमारा ही, सी, इट, नेम ऑफ वन पर्सन एंड वन थिंग, वन पर्सन एंड वन थिंग। ही, सी, इट या नेम किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति या एक वस्तु का नाम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है और ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेते हैं। तो हमारे प्लूरल कैटेगरी माने, तो प्लूरल कैटेगरी में हमारा वी, यू, दे या नेम ऑफ more than one person and more than one person and thing. So we, you, they या name of more than one person and thing, मतलब एक से ही, वी, यू, दे या एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के नाम प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने दोनों के बारे में पढ़ लिया है, पर आप भी सोच रहे हो एक जो सब्जेक्ट है वो बचा हुआ है, उसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, वो है हमारा आई। तो आई हमारा है जो ये जो प्रेजेंट टेंस है ना, जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में हमेशा अपने साथ क्या रहता है? प्रेजेंट टेंस अपने साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। बट ये आई हमारा जो पास्ट टेंस है, इसमें हमेशा अपने साथ
सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना कि आई है प्रेजेंट टेंस में हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है और पास्ट में अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो सब्जेक्ट के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर होता है ही, सी, इट, नेम ऑफ वन पर्सन एंड वन थिंग। ही, सी, इट एक व्यक्ति या एक वस्तु का नाम होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। और प्लूरल में वी, यू, दे, नेम ऑफ मोर देन वन पर्सन एंड थिंग, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के नाम प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और अलग से हमारा आई है, आई प्रेजेंट टेंस में हमेशा अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब रहता है और पास्ट टेंस अपने साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहता है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सीखने की प्रक्रिया में। तो अगला है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और पॉजिटिव सेंटेंस आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब का अध्ययन कर रहे हैं। तो हेल्पिंग वर्ब की आपकी 2 या 3 प्रकार की हो सकती है या 4 प्रकार की हो सकती है, देख लो। तो हमारा जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दूसरी हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तीसरी हमारी कॉमन है, कॉमन है। और चौथी जो स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है। तो जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, जो कॉमन है, वो स्पेसिफिक है। ये सभी संख्या में मिला के 11 होती है। कितनी होती है? 11 हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो जिन हेल्पिंग वर्ब के अंत में है ना एस आ रहा है ना, वो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे हमारा डज है, इज है, हैज है और वॉज है। और आप देखिए इन सभी में एस आ रहा है अंत में, तो ये किस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। और ये बात ध्यान रखना हमेशा, ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को ही लेंगे और इनका अच्छी प्रकार से अरेंजमेंट करना ही ग्रामर होती है। तो प्लूरल में लेते हैं, तो प्लूरल वो होती है जो अपने अंत में वोवेल टर्म्स को लेते हैं, या वोवेल जो होता है आपका लेटर उसको लेते हैं, वो प्लूरल में आती है। तो प्लूरल में आप देख सकते हैं, जैसे वोवेल में तो डू ओ वोवेल है, आर, हैव और वर। और ये है ना जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, अपने साथ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को ही लेंगे और इनका हमें अच्छी प्रकार से अरेंजमेंट करना है। आप कभी भी वी के साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं प्रयोग कर सकते। वी के साथ डज का प्रयोग कभी नहीं कर सकता। यू के साथ डज का प्रयोग कभी नहीं करना है। आप वी के साथ हमेशा डू, वी के साथ आर, वी के साथ आप हैव, वी के साथ वर का प्रयोग करोगे। और ही के साथ हमेशा डज, ही के साथ इज, ही के साथ हैज और ही के साथ वॉज का प्रयोग भी कर सकते हैं। और इन सभी का अच्छी प्रकार से करेक्ट अरेंजमेंट करना ही ग्रामर होती है। तो अब हमारे कॉमन है, तो कॉमन आती है डिड और हेड। और जैसे कि आप शब्द से पता है कि कॉमन और जो समान उपनिष्ठ हो और जो इन दोनों में आ सकती है, तो सिंगुलर का प्रयोग सिंगुलर में आ सकती है और प्लूरल में आ सकती है। जैसे वी के साथ आप डिड लगा सकते हो, वी के साथ भी डिड लगा सकते हो। इन दोनों हेल्पिंग वर्ब को ले ले तो वो कॉमन हेल्पिंग वर्ब होती है। वो होती है बस आपकी 2, और डिड और हेड। और अगले हमारा स्पेसिफिक है हमारा एम, और जो प्रेजेंट कंटिन्यू में आई के साथ आता है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब संख्या में 11 होती है और कौन कौन सी सिंगुलर होती है, कौन कौन सी प्लूरल होती है, कौन सी स्पेसिफिक होती है, कौन सी कॉमन होती है। ये सभी संख्या मिला के 11 हो रही है। और इन सभी का हम जो सब्जेक्ट के बारे में करेक्ट अरेंजमेंट करना ही टेंस से हम सीखते हैं। तो हमने अभी जो ग्रामर के बेसिक एलिमेंट है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती हैं, कौन सी प्लूरल होती हैं, कौन सी दोनों में प्रयोग की जा सकती है, कौन सी स्पेसिफिक होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर हमने अध्ययन कर लिया है और अब हम टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अब हम टेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो टेंस की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना जरूरी है। अभी हमने
इज आर एम हेज है सब कुछ पढ़ तो लिया था, पर हमें पता नहीं कि ये है क्या। हम बस ये कह दे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें इसका ओरिजिन कैसे वो भी बताना जरूरी है। हेल्पिंग बनी किससे हैं, ये किस लिए प्रयोग होती हैं, तो इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। डिराइव्ड से फ्रॉम, डिराइव्ड से फ्रॉम्स, तो हमें पता होना चाहिए टेंसों के बारे में। तो टेंस के लिए हमारा टेंस का पहला होता है सिंपल, इसमें इसका भाग होता है कंटिन्यू, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। इस प्रकार इधर पढ़े तो प्रेजेंट, पास्ट या पास्ट है पार्टिसिपल, पास्ट है पार्टिसिपल, पास्ट है पार्टिसिपेशन। तो सिंपल है, सिंपल के लिए हमारे पास डिराइव्ड फॉर्म है डू, कंटिन्यू के लिए हमारे पास है बी, और परफेक्ट के लिए हमारे पास है हैव। और चूंकि ये परफेक्ट कंटिन्यू है, इन दोनों टेंसों को साथ में लेके घूम रहा है, इसीलिए हम इसके साथ हैव और प्लस बी दोनों का प्रयोग करेंगे। डू है हमारे, डू के लिए डू और डज आता है। तो यहाँ से थोड़ी बात ध्यान से देखिए कि प्रेजेंट की ये कॉलम है और सिंपल है इधर, तो ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है। ये कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू के लिए इज आर और एम, तो ये हमारा कंटिन्यू का कॉलम है। प्रेजेंट की रो है, प्रेजेंट की रो में हमारी इज आर एम, तो ये हेल्पिंग वर्ब किसके लिए होगी, कंटिन्यू टेंस से के लिए होगी। तो हैव है हमारा, तो हैव के लिए हमारा हैव और हैज, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होगी। तो इसके लिए हम हैव हैज प्लस इसकी विशेषता लेंगे और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो हम हैव हैज प्लस बीन का प्रयोग होगा। और अभी प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू अध्ययन कर लिया है। इधर हम पास्ट सिंपल, तो पास्ट सिंपल के लिए डू की सेकंड फॉर्म क्या आती है, डिड। कंटिन्यू बी की सेकंड फॉर्म वाज, और अलग से जब आप जरूरी बताओगे तो बार का प्रयोग अलग। परफेक्ट, और परफेक्ट हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के लिए हम हेड लगाएंगे, और जो पास्ट परफेक्ट के लिए हेड लगा दिया, और पास्ट कंटिन्यू के लिए बी, और बी की हमें थर्ड फॉर्म के पास जाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म के लिए क्या आएगा, बी हेड प्लस बी, और थर्ड फॉर्म के पास हम क्यों जाएंगे, तब उस इसके बारे में विस्तार से अध्ययन जब हम टेंस करेंगे उस समय करेंगे। और जो पास्ट पार्टिसिपल को टेंस होता नहीं, फिर भी इसकी पार्टिसिपल वाले जो कोई कार्य क्रिया कंप्लीशन दर्शाते हैं, कोई कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वो दर्शाने का काम होता है। डू को आप कंप्लीशन दर्शाना चाहते हैं तो डन का प्रयोग करोगे, ऐसी कोई चीज होती है नहीं। बी का आप करोगे कंप्लीशन दर्शाना तो बीन होगा, और तभी आप यहाँ पर बीन का प्रयोग किया है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यू में कार्य का कुछ भाग तो कंप्लीट हो चुका होता है, तो कंप्लीशन दर्शा दिया इसने, तो इसलिए हम यहाँ पर बीन का प्रयोग करते हैं। और हैव के लिए हेड ही होता है, और इसका तो आप क्या बनो कि दोनों का यहाँ बन चुका है। तो आज हमने ग्रामर के बेसिक एलिमेंट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन कर लिया था। इनका अध्ययन हमने एक संक्षिप्त से लेकर के विस्तार से अध्ययन भी कर लिया था कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होती है, कौन सी कॉमन होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन सभी के बारे में जब अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लिया है, और उसके बाद में हमने अध्ययन किया था डिराइव्ड फॉर्म के बारे में। डिराइव्ड फॉर्म क्या होती है, किससे किस टेंस की डिराइव्ड फॉर्म बनी है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा कोई भी टेंस सिंपल होगा उसके साथ हमेशा डू आएगा। जैसे क्रिया है प्ले, तो प्ले यानी खेलना होता है, पर ये अपने साथ एक इंट्रोड्यूस कर रही है कि इसमें डू मतलब खेलने का एक्शन है इसमें, फिर इसमें नेगेटिव बनाता है डू साथ ले आते हैं। फिर एक नाम जैसे आई प्ले, तो आई प्ले में डू पहले से अंतर्निहित है, ये अंडरस्टूड होता है। और हम कंटिन्यू के लिए
हम बी का प्रयोग करते हैं। और परफेक्ट के लिए हमेशा हैव का प्रयोग किया जाएगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगी, इन दोनों की विशेषताओं को साथ में लिए तो इन दोनों की विशेषताओं की वाली हेल्पिंग वर्ब से आएगी। तो आज हमने इतना अध्ययन कर लिया है और इन चीज़ों का आप रिवीजन करना, अच्छे नोट्स बनाना, और कल हम मिलेंगे एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई का लुत्फ उठाते रहिए। हैव ए गुड नाइट।